आपके अपने परिवार, रोजगार, विदंकित में कैसे हैं आप सभी मेरे प्यारे साथी। उम्मीद करूंगा आप बहुत ही अच्छे होंगे, एकदम बेहतरीन होंगे, एकदम लाजवाब, शानदार, गजब मेरे दोस्त आप सभी होंगे। तो सभी मेरे प्यारे साथी जुड़ेंगे अपनी क्लास के साथ और सभी दोस्तों को प्रणाम है, सुप्रभात है, गुड मॉर्निंग है। प्यारे दोस्त, आज जो हमारा टॉपिक है वो समास का टॉपिक है। इसको हम बेहतरीन और जबरदस्त तरीके से पढ़ेंगे। तो सभी मेरे प्यारे साथी जुड़ जाएंगे अपनी कक्षा के साथ। तो प्यारे दोस्त देखिएगा, समास किसे कहते हैं, समास कितने प्रकार के होते हैं, आज की इस कक्षा में हम लोग जानेंगे एकदम अच्छे तरीके से। देखिए, समास क्या होता है, समास के प्रकार कितने होते हैं, है ना, समास कहते किसे हैं, ये सारी चीजों को हम अच्छे से समझ करके चलना है। तो देखो, समास के जो प्रकार होते हैं वो आप लोगों के 6 प्रकार आपके होते हैं। आप कहोगे 6 प्रकार कौन कौन से होते हैं, वो ध्यानपूर्वक देखिएगा। 6 प्रकार कौन कौन से होते हैं उसको ध्यानपूर्वक देखिएगा। देखो, 2, 3, 4, 5 और एक आता है आप लोगों का 6। तो देखो, मैंने कहा 6 प्रकार के समास होते हैं आप लोगों के, और इन 6 के 6 प्रकारों में हम विशेष तरीके से ध्यान रखेंगे कि समास कहते किसे हैं वो भी बताएंगे, समास की क्या परिभाषा होती है वो भी बताएंगे, समास बनता कैसे है वो भी बताएंगे। ठीक है, तो देखेंगे। सबसे पहले मेरे दोस्त, अगर मैं बात करूं अव्ययी भाव समास की, क्या होगा, अव्ययी भाव समास हो जाएगा। ठीक है, तत्पुरुष समास हो जाएगा, तत्पुरुष समास हो जाएगा, कर्मधारय समास हो जाएगा, कर्मधारय समास हो जाएगा, दिगु समास हो जाएगा, दिगु समास, द्वंद्व समास हो जाएगा, द्वंद्व समास हो जाएगा, बहुब्रही समास हो जाएगा, बहुब्रही समास हो जाएगा। अब आपको मैं बता देता हूं, समास में जो होते हैं वो केवल आपके 2 पद होते हैं। मैं क्या कहना चाह रहा हूं, समास के जो पद होते हैं आप लोगों के, वो 2 पद होते हैं, अर्थात समास का जो निर्माण होता है वो 2 पदों के योग से मिलकर होता है। एक होता है आपका पूर्व पद, एक क्या होता है, पूर्व पद, जिसका अर्थ होता है पहला। एक होता है आप लोगों का उत्तर पद, जिसका अर्थ होता है दूसरा। एक होता उत्तर पद जिसका अर्थ होता है दूसरा। इतनी बात सबकी समझ में आ गई, इतनी बात सबकी क्लियर हो गई। अब देखिए ध्यानपूर्वक, यहां पर मैंने आप लोगों से कहा था, मैंने कहा था कि समास जो है, समास का पूर्व पद पहला होता है, उत्तर पद जो होता है वो दूसरा होता है। अगर मैं बात कर रहा हूं यहां पर मेरे दोस्तों आप लोगों से कि इस समास में प्रधानों की बात होती, अर्थात कहने का मतलब है कि जो समास मिलकर बनेगा वो 2 पदों के माध्यम से मिलकर बनेगा। संधि जो मिलकर के बनती थी वो 2 वर्णों के योग से मिलकर बनती थी, यहां समास है तो वो 2 पदों अर्थात 2 शब्दों के योग से मिलकर बनेगा। इतना ही अंतर मेरे दोस्त आप लोगों को देखने के लिए मिलेगा। आप कहोगे कैसे बनेगा, मैं आपको बताऊंगा बखूबी, एकदम बेहतर तरीके से। देखिए, मैंने कहा पूर्व और उत्तर, यहां देखिए मैं आपको अच्छा सा समझा देता हूं। जैसे मैंने कहा, एक उदाहरण दे दिया गगनचुंबी, जैसे मैंने एक उदाहरण दे दिया आप लोगों को गगनचुंबी। अब आप देखिएगा, इसमें पूर्व पद क्या है, उत्तर पद क्या है। समास जो मिलकर बनेगा वो 2 पदों के योग से ही मिलकर बनेगा। मैंने क्या कहा, समास जो मिलकर बनेगा वो 2 पदों के योग से ही मिलकर बनेगा। आप कहोगे कैसे कैसे, इसमें पूर्व पद क्या है, गगन, इसमें पूर्व पद क्या हो जाएगा दोस्त, आपका गगन हो जाएगा, और इसमें उत्तर पद क्या हो जाएगा, दूसरा पद चुंबी, चुंबी हो जाएगा। अब आप कहोगे गगन, गगन किसको कहते हैं, आकाश को कहते हैं, गगन किसको कहते हैं, आकाश को कहते हैं, और चुंबी किसको कहते हैं, चूमने को कहते हैं।
चुंबी किसको कहते हैं? चूमने को कहते हैं। अर्थात मैं अगर बात करूं आप लोगों से इस समास विग्रह की, तो वो क्या बनेगा? गगन चुंबी की अगर मैं बात करता हूं, इस समास विग्रह की अगर मैं बात करता हूं, तो क्या बनेगा? गगन को चूमने वाला। इसका समास विग्रह क्या बनेगा दोस्त आपका? गगन को चूमने वाला। गगन को चूमने वाला। इतनी बात सबकी समझ में आ गई है ना? इतनी बात सभी की समझ में आ गई है ना मेरे दोस्त? मैंने क्या कहा आप लोगों से? ध्यान से समझो, दोबारा से समझा रहा हूं, एक बार फिर से समझा रहा हूं, इस परिभाषा को दोबारा बताऊंगा। मैंने कहा आप लोगों से कि समास जो होता है वो दो पदों के माध्यम से मिलकर बनता है। समास का जो शाब्दिक अर्थ होता है वो संक्षेपीकरण या संक्षिप्तीकरण मेरे दोस्त होता है, जिसका अर्थ होता है छोटा रूप। जिसका अर्थ क्या होता है? छोटा रूप। मैंने आप लोगों से कहा सिर्फ और सिर्फ इतना ध्यान रखना, अगर आप लोगों से समास के बारे में पूछा जाता है कि समास कैसे मिलकर के बनता है, समास में कितने पद होते हैं, तब आपका उत्तर होगा दो पद होते हैं, एक पूर्व पद और एक होता है उत्तर पद। पूर्व का मतलब होता है पहले और उत्तर का मतलब होता है दूसरा। उत्तर का मतलब क्या होता है दोस्त? दूसरा होता है। इतनी बात क्लियर हो गई? अगर आपसे प्रश्न में पूछता है कि समास के भेद कितने होते हैं, समास के कितने प्रकार होते हैं हिंदी भाषा में, तब आपका उत्तर जो होगा वो 6 प्रकार होगा, जो आपके सामने लिखे हुए हैं। अब इसकी परिभाषा लिखूंगा। अब देखिए, मैंने कहा था कि इसमें पद प्रधान होता है, यानी कि कौन से समास में कौन सा पद प्रधान होता है, इस पर भी प्रश्न आ जाता है। कौन से शब्द में कौन सा समास बनता है, इस पर भी प्रश्न आ जाता है आप लोगों का, तो इसको भी ध्यान में रखना है। देखिए, अव्ययी भाव समास है, इसमें आप लोगों का पूर्व पद प्रधान होगा। पूर्व पद प्रधान होगा। परिभाषा भी मैं आप लोगों को बताऊंगा प्रत्येक की, मगर अभी केवल एक लाइन में प्रश्न में आ जाता है कि निम्नलिखित में से कि ऐसा कौन सा समास है जिसके दोनों पद प्रधान होते हैं, या ऐसा कौन सा समास है जिसके दोनों पद अप्रधान होते हैं। तो आपको विदित होना चाहिए कि कौन सा ऐसा समास है जो प्रधान होता है, कौन सा ऐसा समास है जो अप्रधान होता है, ये बात का ध्यान रखना। तो देखिए, अव्ययी भाव में पूर्व पद प्रधान हो जाएगा। तत्पुरुष समास में जो होगा वो होगा मेरे दोस्त आप लोगों का उत्तर पद प्रधान। उत्तर पद प्रधान होगा। इसमें प्रधान का अर्थ जानते हैं? प्रधान बोलते हैं मुख्य। प्रधान किसको बोलते हैं? मुख्य को बोलते हैं। मुख्य को बोलते हैं, ये बात का ध्यान रखना। कर्मधारय समास की अगर मैं बात करूंगा, इसमें उत्तर पद प्रधान होता है। कौन सा? उत्तर पद प्रधान आप लोगों का होता है। और अगर मैं द्विगु समास की बात करूंगा, इसमें भी आप लोगों का उत्तर पद ही प्रधान होता है। लेकिन पूर्व पद क्या होता है? संख्यावाची होता है। पूर्व पद क्या होता है? संख्यावाची होता है। जैसे द्वंद्व समास की बात करूंगा, दोनों पद दोनों पद प्रधान होंगे। दोनों पद क्या होंगे मेरे दोस्त? आपके प्रधान होंगे। दोनों पद प्रधान होंगे। और बहुब्री समास में अगर मैं बात करूंगा, दोनों पद अप्रधान होंगे। क्या होगा? दोनों पद अप्रधान होंगे। दोनों पद क्या होंगे? आपके अप्रधान होंगे। इतनी बात सबकी समझ में रख लेना भैया। एक एक लाइन की बात आप लोगों से पूछी जाती है। एक एक लाइन की बात मेरे दोस्त आप लोगों से पूछी जाती है। अब एक बार में आपको पता चल गया होगा, केवल समास एक ऐसा है, एक ही समास ऐसा है जिसका पूर्व पद प्रधान होता है, और वो है अव्ययी भाव। ये बात दिमाग में गांठ बांध लेना। केवल समास, तीन समास ऐसे हैं जिसके उत्तर पद प्रधान होते हैं, अर्थात दूसरा पद जो है वो प्रधान होता है। तत्पुरुष, कर्मधारय, द्विगु। ये इसका कारण ये है, अगर आप लोगों से मुख्य रूप से समास की बात की जाती है, तब आप चार लगाने वाले होते हो। आप कहोगे चार क्यों लगाओगे? मैं इसको लिखवाऊंगा अभी नोट डाल करके। हालांकि मैं आपको मौखिक रूप से बता रहा हूं अभी समझाने के तौर पर। ये जो कर्मधारय और द्विगु हैं, इन दोनों को तत्पुरुष के भेद के अंतर्गत माना जाता है। इन दोनों को तत्पुरुष के भेद के अंतर्गत मेरे दोस्त माना जाता है, इसलिए आप लोगों के अंतर्गत ये आपको देखने के लिए मिल जाएंगे। बात आ रही है द्वंद्व की और बहुब्री की। एक समास ऐसा जिसमें दोनों प्रधान, और एक समास ऐसा जिसमें दोनों अप्रधान। ये बात का ध्यान रखना। ये बात का ध्यान आप सभी रखनी है। इतनी बात सबकी क्लियर हो गई? इतनी बात सभी छात्रगणों की क्लियर हो गई है ना? एक बार मुझे थम्सअप करके बता दो, आगे बढ़ूंगा फिर मैं। एक बार मुझे थम्स अप करके बता दो, फिर मैं इसकी परिभाषा बताऊंगा।
एक बार थम्स अप करके बता दो, फिर मैं इसकी परिभाषा आप लोगों को बताना चाहूंगा। जल्दी से बताओ, जल्दी से बताओ दोस्त, फटाफट बताओ जल्दी से, जल्दी से बताओ इसकी परिभाषा क्या होगी। एक बार थम्स अप करके बता दीजिएगा जल्दी से, और फिर इसकी परिभाषा मैं आप लोगों को बताऊंगा। एक बार थम्स अप करके बताइए फटाफट, एकदम जल्दी से बताइए। बढ़िया, शानदार, गजब, क्लियर हो गई इतनी बात। चलिए भैया जी, आगे बढ़ता हूं। अब देखिए, जो मैंने बात बताई है उसको मैं ध्यानपूर्वक आपको एक एक चीजें, एक एक बातें जो मुखार विंद से बोली हैं वो मैं लिख करके बताऊंगा। ठीक है जी। ये देखिए इसकी परिभाषा समास की। आप जानते हैं वो वर्णों के योग से मिलकर बनती है, किंतु समास जो मिलकर बनता है वो आपका दो शब्दों के योग से मिलकर बनता है, दो पदों के योग से मिलकर बनता है। अर्थात अगर मैं आप लोगों से बात करूं, समास शब्द है तो परिभाषा तो बनेगी बनेगी, यानी कि समास जो शब्द है ना, ये किसके योग से मिलकर बना है? ये सम और धन आस, सम धन आस के योग से मिलकर बना है, जहां पर सम का अर्थ होता है पास और आस का अर्थ होता है बैठाना, पास बैठाना, यानी कि एक दूसरे के पास बैठना, जो एक शब्द का निर्माण करते हैं। यानी कि मैं कह दूंगा कि दो सार्थक शब्द मिलकर के, दो सार्थक शब्द मिलकर के एक दो सार्थक शब्द मिलकर के नए शब्द का निर्माण करते हैं, मैं आप लोगों से कह दूं तो। ठीक। अब देखिएगा किस तरीके से करेंगे, कैसे करेंगे, उसको ध्यान में रखना है। ठीक है। पास बैठाना कह दो या पास बिठाना कह दो, बिठाना कह सकते हो। पास बिठाना, बैठाना या बिठाना बात एक ही है। ठीक है जी। अब मैं इसकी परिभाषा आप लोगों के सामने लिखूंगा, यानी कि समास जो शब्द है वो आपका अस धातु के योग से मिलकर के बना है। यानी कि इसमें अगर आपसे पूछे, है ना, ये समधन आस है, और उपसर्ग अगर पूछ ले समास में तो क्या होगा? सम उपसर्ग होगा, सम उपसर्ग होगा। सम क्या होगा? इसमें उपसर्ग हो जाएगा। इतनी बात समझ में आ गई? इतनी बात क्लियर हो गई या ना? बफरिंग नहीं हो रही है भैया, यहां से सही चल रही है, बंद करके क्लास को चला लो दोबारा से। यहां से एकदम बेहतरीन नेट चल रहा, कोई दिक्कत वाली बात ना है। इससे पहले आप लोगों से पहले दो कक्षा में ले चुका हूं मेरे वीर, दो कक्षा में ले चुका हूं। एक बार बंद करके दोबारा चला लो क्लास, हो सकता है आपके नेटवर्क में कोई ग्लिच आ रही हो। आगे देखिएगा, आगे मैं इसकी परिभाषा बताऊंगा आप लोगों को। पहले तो इसका शाब्दिक अर्थ लिख लो या उसकी परिभाषा लिख लो। दो या दो से अधिक शब्दों से मिलकर क्या बनेगी? परिभाषा, दो या दो से दो से अधिक, दो या दो से अधिक शब्दों से मिलकर, शब्दों से मिलकर, दो या दो से अधिक शब्दों से मिलकर बने, बने हुए एक नवीन मतलब नया सार्थक शब्द, सार्थक शब्द, सार्थक का अर्थ होता है जिसका अपने आप में अर्थ हो, अर्थात प्रधान हो। सार्थक शब्द समास कहलाता है, समास कहलाता है। अर्थात मैं कह दूं आप लोगों से समास की परिभाषा, कि समास दो शब्दों के योग से मिलकर बनता है, या दो सार्थक शब्दों के योग से मिलकर बनने वाले शब्द समास कहलाते हैं। ऐसे भी कह सकते हो, इस तरीके से भी कह सकते हो। इतनी बात समझ में आ गई? इतनी बात क्लियर हो गई? जिसका अर्थ, जिसका अर्थ, यानी कि समास का अर्थ क्या होगा आपका? मैं लिख दे रहा हूं। एक तो होगा संक्षेप, क्या होगा दोस्त? संक्षेप, या फिर संक्षेपीकरण, संक्षेपीकरण। एक तो संक्षेप हो जाएगा, एक क्या हो जाएगा मेरे दोस्त? संक्षेपीकरण हो जाएगा। और एक और बताया था मैंने मेरे दोस्तों आप लोगों को, संक्षिप्तीकरण। क्या बताया था मैंने आपको? संक्षिप्तीकरण।
अर्थात इसका जो अर्थ होता है, इसका जो अर्थ होता है वो छोटा रूप ही होता है। छोटा रूप, संक्षेप का जो अर्थ होता है वो छोटा रूप होता है। ठीक है। अब देखो कहां पर हमें 6 लगाने हैं, कहां पर हमें 4 लगाने हैं। मैंने कहा कि दो या दो से अधिक शब्दों से मिलकर बने हुए एक नवीन और सार्थक शब्द को हम क्या कहते हैं? यह सार्थक शब्द समास कहलाता है। यानी कि दोनों तत्प्रधान शब्द होने चाहिए। अब देखो किस तरीके से, यहां देखिएगा आगे विलोम भी पूछा जाता है। इसका ध्यान रखना कि समास का विलोम क्या होता है। ध्यान देना, देखो समास का विलोम व्यास होता है। कभी विग्रह लगा दो। समास का विलोम, विलोम विग्रह होता है। विग्रह, सॉरी, समास का विलोम व्यास, व्यास लिखना, व्यास होता है। व्यास होता है। व्यास का अर्थ एक प्रकार से हम कथावाचक के रूप में भी कह सकते हैं। व्यास का जो अर्थ है वो मेरे दोस्त हम लोग क्या कह सकते हैं? कथावाचक के रूप में भी कह सकते हैं। अब देखिएगा, एक बात का ध्यान आपको रखना था। मैंने कहा था एक आप लोगों को इसमें पढ़ने के लिए मिलेगा क्या? समास विग्रह। क्या मिलेगा? समास विग्रह। ये क्या होता है सर? समास विग्रह क्या होता है भैया? समास विग्रह कहते हैं कि यदि कोई सामासिक शब्द है, मान लीजिए यदि कोई सामासिक शब्द है, उस सामासिक शब्द के बीच के संबंध को स्पष्ट करना, सामासिक शब्दों के बीच के संबंध को स्पष्ट करना समास विग्रह कहलाता है। मैंने क्या कहा आप लोगों से? ध्यान देना मेरी बात पर। समास विग्रह की क्या परिभाषा होगी कि सामासिक शब्दों के, सामासिक शब्दों के, अभी मैं बताऊंगा, सामासिक शब्दों के बीच के संबंध को, बीच के संबंध को, सामासिक शब्दों के बीच के, सामासिक शब्दों के बीच के संबंध को स्पष्ट करना, स्पष्ट करना समास विग्रह कहलाता है। समास विग्रह कहलाता है। जैसे मैंने अभी अभी बताया था, कौन सा? गगन चुंबी बताया था ना, तो गगन को चूमने वाला जो बताया था वो समास विग्रह के अंतर्गत आया था। बात समझ में आ गई है ना? बात क्लियर हो गई है ना? हिंदी सम्मेलन साहित्य के दिन कराऊंगा, अभी नहीं है। मैंने कहा आप लोगों से कि सामासिक शब्दों के बीच के संबंध को स्पष्ट करना। सामासिक शब्द, अब आप कहोगे कि सामासिक शब्द तो बताओ कोई। जैसे मैं आप लोगों को उदाहरण के तौर पर दे रहा हूं, देखिए हथकड़ी, ये दे दिया हथकड़ी। ठीक है जी। एक और उदाहरण दे रहा हूं, रामोपासक। क्या? रामोपासक। तो आप देख लीजिएगा, इसमें दो पद हैं सार्थक। इसमें क्या है? दो पद हैं मेरे दोस्त सार्थक। सार्थक प्रधान का मतलब होता है मुख्य, यानी कि जैसे कि आपका गांव है, उस पूरे गांव में एक ही प्रधान है आप लोगों का, और वो क्या कहलाता? मुख्य कहलाता, मुखिया कहलाता पूरे गांव का। अगर कहीं लड़ाई झगड़ा होगा तो मेरे दोस्त मुखिया को ही बुलाया जाएगा, अर्थात उसका अपने आप में एक वजूद होता, यानी कि वह अपने आप में एक सार्थक अर्थ रखता है। तो ऐसे ही प्रधान शब्द का अर्थ यहां पर है कि प्रधान उसको कहते हैं जिसका अपने आप में एक सार्थक अर्थ होता है। व्यास का अर्थ होता है कथावाचक। कथावाचक भी कह सकते हो या फिर विस्तृत, विस्तार से भी कह सकते हो। अब देखिएगा, मैंने कहा हथकड़ी यहां पर दिया था, तो इसमें प्रधान क्या है और मेरे दोस्त इसमें उत्तर और पूर्व पद क्या है? यही बात तो मैंने आप लोगों को बताई थी। यही बात तो मैंने आप लोगों को बताई थी। क्या है कि भाई ये हथ है, हाथ है ये, और ये क्या है? कड़ी। हाथ और कड़ी दिया है। ये क्या है? राम, और धन क्या है? उपासक। उपासक। भैया इसका भी अपने आप में एक सार्थक अर्थ है, इसका भी अपने आप में एक सार्थक अर्थ है, इसका भी अपने आप में एक सार्थक अर्थ है, इसका भी अपने आप में एक सार्थक अर्थ है। तो मैंने क्या कहा आप लोगों से ऊपर?
समास का शब्द में यानी कि दो या दो से अधिक शब्दों से मिलकर बने हुए एक नवीन या सार्थक शब्द को बने हुए नवीन सार्थक शब्द क्या कहलाता है? समास कहलाता है। या मैं कह दूं दो पदों के माध्यम से जो बनता है वो समास बनता है। दो शब्दों के माध्यम से जो बनता है वो समास बनता है। अब यहां देखिएगा इसका समास विग्रह अगर मैं करूंगा आप लोगों के सामने, मैंने कहा हथकड़ी दिया है तो ये इसका समास विग्रह करूंगा। ये आपका एक सामासिक शब्द है, ये रहा सामासिक शब्द, ये रहा सामासिक शब्द। अब इन सामासिक शब्दों के बीच के संबंध को मैं स्पष्ट करूंगा। अब इन दोनों समासिक शब्दों के बीच के संबंध को स्पष्ट करूंगा। क्या है इसमें समासिक शब्द, बीच का संबंध क्या है? तो दोस्त देखिएगा, मैं कह दूं हथकड़ी तो आप लोगों का क्या हो जाएगा? हाथ के लिए कड़ी। क्या हो जाएगा? हाथ के लिए कड़ी हो जाएगा। यानी कि इनका जो बीच का संबंध है वो मैंने के लिए विभक्ति से दर्शाया है। और ये के लिए विभक्ति जो है किसके अंतर्गत आती है? सर जी ये संप्रदान तत्पुरुष के अंतर्गत आती है। तो इसमें संप्रदान तत्पुरुष आप लोगों का हो जाएगा। क्या हो जाएगा? संप्रदान तत्पुरुष आप लोगों का हो जाएगा। ऐसे ही मेरे दोस्त एक और उदाहरण बता देता हूं, रामोपासक, है ना? रामोपासक का मतलब होता है, मैं कह दूंगा राम का उपासक। क्या कह दूंगा? राम का उपासक मैं कह दूंगा। अर्थात मैं अगर बात करूं राम के उपासक की, यहां पर का विभक्ति का बोध हुआ है और का विभक्ति किस में जाती है? संबंध तत्पुरुष में जाती है। अर्थात यहां पर क्या हो जाएगा? आपका संबंध तत्पुरुष समास आप लोगों का हो जाएगा। अब मुझे इतना बता दो, क्या मेरे वीरों, आप सब मेरे विद्यार्थी इतना बता दीजिएगा, क्या आप लोगों को जो बातें हैं वो समझ में आई या ना? समास का मतलब समझ में आया? समास जो है वो मेरे दोस्त दो शब्दों के योग से मिलकर बनता है, समधन आस के। सम का अर्थ होता है पास और आस का अर्थ होता है बिठाना। अर्थात समास जो शब्द है वो दो पदों के योग से मिलकर बनता है। यानी कि समास में दो पद होते हैं, एक पूर्व पद जिसको आप बोलते हो शब्द का पहला शब्द, और एक होता उत्तर पद जिसको आप बोलते हो मेरे दोस्त दूसरा शब्द। शब्द का उत्तर पद यानी कि शब्द का दूसरा शब्द। अब बात आ रही है समास का विलोम क्या होता है? समास का विलोम व्यास होता है। समास के प्रकारों में सबसे ज्यादा मतभेद आप लोगों को दिखाई दे रहा होगा कि भैया जी, कमेंट्स में भी देख रहा हूं मैं कि भैया जी हमने 4 भी पढ़े, हमने 6 भी पढ़े, हमें परीक्षा में कौन सा लगाना ये बता दीजिएगा। देखिएगा मैं आपको बता रहा हूं, यहां ध्यान से देखिएगा। मैंने कहा अब समास विग्रह के बारे में भी मैंने आपको बताया था कि सामासिक शब्दों के ये हैं आप लोगों के सामासिक शब्द। सामासिक शब्द बन गए ये, है ना? दो पदों के योग से मिलकर बन गए, इसीलिए बन गए। तो अब इनके बीच के संबंध को मैं स्पष्ट कर रहा हूं, वही हमारा समास विग्रह कहला रहा है। वही हमारा क्या कहला रहा है? समास विग्रह कहला रहा है। बात समझे? अब देखिएगा इसके बाद आगे अगर मैं बढ़ता हूं, यहां पर ध्यान से आगे क्या बढ़ता हूं मैंने बताया था नोट डाल करके मैं एक आप लोगों को बात बताऊंगा। क्या? कि अगर आप लोगों से पूछा जाएगा कि हिंदी में समास कितने होते हैं, ठीक है? मैंने कहा आप लोगों से कि हिंदी में समास कितने होते हैं, तो मेरे दोस्त आपको क्या करना है? 6 ही लगाने हैं। अगर आपसे पूछा जाएगा, देखो हिंदी में समास, हिंदी में समास 6 प्रकार के होते हैं, 6 प्रकार के होते हैं, 6 प्रकार के होते हैं, 6 प्रकार के होते हैं। अब देखिएगा, सबसे ज्यादा दिमाग में बात खटकी होगी, अगर 6 विकल्प में ना हो तो क्या लगाएं? अगर ऐसे प्रश्न आए, देखो जैसे मैं बता रहा हूं, समास के भेद हैं, प्रश्न दे रहा हूं मैं आपको, समास के भेद होते हैं, या मैं कह दूं मुख्य भेद हैं। समास के मुख्य भेद हैं कितने? क्या है? मैं विकल्प दे रहा हूं आपको। ए दिया मैंने 5, वी दिया मैंने 6, है ना? बी दिया मैंने 6, और 6 के स्थान पर 4 कर दो, और सी के स्थान पर 3 कर दो, और डी के स्थान पर कर दो आप लोग 2। क्या कर दोगे? 2। अब आपको इसमें देखना है कि समास के मुख्य भेद हमसे पूछे थे, तो मुख्य में हम क्या लगाएंगे? तो मेरे दोस्तों मुख्य में आपको लगाने 4। आप कहोगे क्यों बता रहे हो भैया ये?
इसका कारण ये है। अगर डायरेक्ट पूछेगा कि समास के कितने भेद होते हैं तो 6 लगाने हैं। अगर विकल्प में 6 व 4 दोनों दे रखे हैं, ध्यान देना मेरी बात पर। अगर विकल्प में पूछ रहा है कि समास के कितने भेद हैं, 6 भी दे रखा, 4 भी दे रखा, तो डायरेक्ट आपको 6 ही लगाना होगा। अगर आपसे पूछता कि मुख्य रूप से समास के कितने भेद हैं, तब आप लोगों को लगाने 4, क्योंकि दो जो होते हैं आपके कर्मधारय और द्विगु समास, वो तत्पुरुष समास के भेद के अंतर्गत माने जाते हैं। मैं बता दूंगा इसका कारण क्या है। मुख्य रूप से समास के 4 भेद होते हैं। मुख्य रूप से समास के 4 भेद होते हैं। अब ये कंफ्यूजन भी दूर कर दिया मैंने आपका। 4 भेद होते हैं। क्या कारण है इसका? इसका कारण है कर्मधारय, कर्मधारय और द्विगु समास, द्विगु समास तत्पुरुष समास के अंतर्गत आते हैं। किसके? तत्पुरुष समास के, तत्पुरुष समास के अंतर्गत आते हैं। किसके अंतर्गत आते हैं? तत्पुरुष समास के अंतर्गत आते हैं। ये बात का ध्यान आपको रखना है। ये बात का ध्यान आपको रखना है। तत्पुरुष समास के भेद माने जाते हैं कौन से? ये दोनों। कारण क्या है इसका? क्योंकि तत्पुरुष समास की परिभाषा अगर मैं बताऊंगा, इसमें पूर्व पद गौण होता है और उत्तर पद मेरे दोस्त क्या होता है? प्रधान। केवल द्विगु समास और ये कर्मधारय समास ऐसे होते, इन दोनों में ही उत्तर पद प्रधान होता है। इसीलिए इन तत्पुरुष समास के भेद के अंतर्गत रखा जाता है। ऑप्शन में 4 और 6 अगर डायरेक्ट देखो, अगर आपसे ऐसे भी आ जाए कि हिंदी में समास कितने हैं तो 6 लगाइयो। अगर डायरेक्ट ऐसे भी आ जाए समास के भेद कितने होते हैं तब भी 6 लगाइयो, चाहे विकल्प में 4 भी क्यों ना हो। अगर आपसे आता है कि मुख्य रूप से समास के कितने भेद होते हैं, जब मुख्य शब्द जुड़ेगा तब लगाइयो 4। जब मुख्य शब्द जुड़ेगा तब लगाइयो 4। समझ में आ गई बात? अब कोई दिक्कत मुझे नहीं लगता होगी किसी के दिमाग में। अब कोई दिक्कत मुझे नहीं लगता कि होगी किसी के दिमाग में। अब एक एक करके सबको पढ़ते जाते हैं। अब एक एक करके सबको पढ़ते जाते हैं और ध्यान से एकदम समझते जाते हैं। सबसे पहले आने वाला है आपका अव्ययी भाव समास। इसकी ट्रिक भी आप लोगों को मैं बताऊंगा क्या हो सकती है। इसको पहचानने का तरीका भी मैं आप लोगों को बताऊंगा। आप निश्चिंत रहें, ठीक है? ध्यान से समझ करके चलते रहें। देखिए, समास की क्या परिभाषा होगी अव्ययी भाव की। सबसे पहली बात आ रही है अव्ययी भाव, अव्यय, अव्यय। यहां से उठा लो इसको, इसको उठा लो। ए और धन व्यय। व्यय बोलते हैं खर्च को, व्यय बोलते हैं खर्च को, और ए बोलते हैं ना को, यानी कि जिसका कुछ भी व्यय ना हो। अर्थात समझे के ना? मैंने कहा कि जिसका कुछ भी व्यय ना हो, जिसमें कोई भी बदलाव ना हो, जिसमें कोई भी बदलाव न हो, जैसा है वैसा ही प्रयोग हो। अर्थात मैं अगर आप लोगों से बात करूं कि इसमें आप लोगों को देखने के लिए मिलेंगे उपसर्ग, शब्दों के शुरू में ही आपको उपसर्ग मिल जाएगा इस अव्ययी भाव समास के अंतर्गत। बात समझ में आ गई? बात क्लियर हो गई एकदम बेहतर और जबरदस्त तरीके से। बात क्लियर हुई है ना? बात क्लियर हुई है ना मेरे दोस्त? जल्दी से बताओ। आवाज एकदम सही है, कोई दिक्कत वाली बात ना है। क्लियर हुई है ना? एक बार इतना बता दो बस मुझे। क्यों भाई, क्लियर हुई है ना? 4 6 विकल्प में दोनों होगा, तो अगर डायरेक्ट पूछा कि समास के भेद कितने होते हैं, हिंदी में समास कितने प्रकार के होते हैं, समास के भेद कितने होते हैं, तो 6 ही लगाइयो, 4 लगाने की जरूरत नहीं है। 4 जब लगाना जब मुख्य रूप से पूछे, क्योंकि मुख्य रूप में ही जाते हैं वे दोनों के तत्पुरुष के अंतर्गत, अन्यथा नहीं जाते। अन्यथा सारे काउंट होते हैं, अन्यथा सारे काउंट होते हैं। इससे आसान कोई तरीका, इससे आसान कोई मेरे दोस्त
मैं कहना चाहूँगा कि बस हर एक चीज़ का मैंने आपको वजूद बताया, तरीका भी बताया है। वजूद तरीका मैंने यही बताया है कि जो शब्द होता है आप लोगों का, वो शब्द मेरे दोस्त अपने आप में एक अस्तित्व रखता है, अपने आप में, वजूद रखता है अपने आप में। तभी तो वह प्रधान कहलाएगा, तभी तो वह अपने आप में प्रधान कहलाएगा। बात समझे? बात क्लियर हो गई? अब देखो, इसमें जो अपवाद है वो भी कराऊँगा, सब कराऊँगा, चिंता मत करो। ठीक, देखो, जिस समास में, ध्यान से समझिएगा क्या कह रहा है, जिस समास में पूर्व पद, पूर्व पद प्रधान, जिस समास में पूर्व पद प्रधान या अव्यय, अव्यय हो, अव्यय हो, अव्ययी भाव समास कहलाता है। अव्ययी भाव समास कहलाता है। अव्ययी भाव समास कहलाता है। ठीक है। अव्ययी भाव समास यह वाक्य में किसका कार्य करता है? एक क्वेश्चन केवल इतना ही आएगा बस। एक क्वेश्चन बस इतना ही आएगा, एक केवल एक लाइन का क्वेश्चन आ जाएगा। ऐसा कौन सा समास है जिसमें क्रिया विशेषण का कार्य करता है, जो क्रिया विशेषण का कार्य करता है? केवल एक ही क्वेश्चन ऐसा आएगा। केवल एक ही क्वेश्चन ऐसा आएगा। आप कहोगे कैसे आएगा? यहां ध्यान से देखो, मैंने कहा आप लोगों से कि यह वाक्य में, ध्यान देना, यह वाक्य में क्रिया विशेषण का कार्य करता है। यह वाक्य में क्रिया विशेषण का कार्य करता है। क्रिया विशेषण का कार्य करता है। आप कहोगे अब भैया जी क्रिया विशेषण क्या होता? भैया जी क्रिया विशेषण क्या होता? क्रिया की विशेषता बताने वाले को क्रिया विशेषण कहा जाता है। यहां लिख लीजिएगा, क्रिया की विशेषता बताने वाला, क्रिया की विशेषता, विशेषता बताने वाले शब्द, बताने वाले, क्रिया की विशेषता बताने वाले क्या कहलाते हैं? क्रिया विशेषण कहलाते हैं। बात समझ में आ गई? अब एक इसकी पहचान क्या है? इसकी जो पहचान है वो है ये वाली मेन, ये, यानी कि इसमें शब्दों का प्रयोग होगा, उपसर्गों का प्रयोग होगा, अर्थात अव्यय का प्रयोग होगा, क्योंकि अव्यय जो होता है वो अपने आप में अविकारी होता है, अविकारी होता है, जिसमें कोई भी परिवर्तन हम नहीं कर सकते किसी भी प्रकार से लिंग वचन काल के आधार पर। अव्यय उसको कहते हैं, अव्यय उसको कहते हैं। उपसर्गों का प्रयोग होगा शब्द के शुरू में ही, कोई सा भी शब्द हो, उपसर्गों का प्रयोग होगा। अपवादित में ऐसे कोई शब्द आ जाए जिसमें मेरे दोस्त एक प्रकार से ऐसा समझ लो कि जो पूर्वी और उत्तर पद भी दोनों एक जैसे हों, वो भी अव्ययी भाव समास के अंतर्गत आएगा। यदि किसी नदी के नाम के आगे कोई संख्या शब्द आ जाए तो भी वह भी मेरे दोस्त किसके इसके अंतर्गत आएगा? अव्ययी भाव समास के अंतर्गत आएगा। जैसे मैं आप लोगों से कह दूं पंच गंगनम, पंच गंगनम, तो वो भी किस में आएगा? वो अव्ययी भाव समास के अंतर्गत आएगा। क्यों आएगा? क्योंकि यदि किसी नदी के नाम के आगे संख्या आएगी, ये अपवाद है। पढ़ाऊंगा लिखाऊंगा, चिंता मत करो। हर एक व्यक्ति समझना इस बात को ध्यान में। अब आप कहोगे कि भैया जी उपसर्ग क्या होता है? उप का अर्थ होता है समीप, समीप, और सर्ग का अर्थ होता है सृष्टि करना। सर्ग का अर्थ क्या होता है? सृष्टि करना। यानी कि मैं उदाहरण दूंगा अब आप लोगों को इससे संबंधित, और इसका अर्थ क्या बनेगा कि किसी शब्द के समीप आकर के नए शब्द का निर्माण करना। मैं कह दूंगा यथा,
मैं कहूंगा मेरे दोस्त आप लोगों से यथाशक्ति, यथाशक्ति। एक उदाहरण मैंने ये दे दिया। मैं कह दूं आप लोगों से यथा समय, मैं कह दूंगा यथा समय। आप लोगों से एक उदाहरण ये दे दिया। आजीवन हो जाएगा, अनुरूप हो जाएगा, अनुरूप हो जाएगा। या मैं कह दूं मेरे दोस्त आप लोगों से प्रत्युपकार, क्या कह दूंगा? प्रत्युपकार, ये कह दूंगा आप लोगों से। अब देखिए मेरे दोस्तों, मेरे वीर, क्या कहना चाह रहा हूं मैं, ध्यान से समझिएगा मेरी बात को। मैंने बोला है इसमें आपको सबसे शुरू में उपसर्ग मिलेगा देखने के लिए, और क्रिया विशेषण का कार्य होगा। तो मेरे दोस्त वाकई में क्रिया विशेषण का कार्य होता है अगर मैं इसका समास विग्रह करता हूं तो। आप देख सकते हो कैसे, जैसे मैं कह दूंगा उप का मतलब समीप और सर्ग का मतलब षष्ठी। देखिएगा जैसे शब्द था शक्ति, लेकिन यहां लग गया यथा। शब्द था समय, लग गया यथा। शब्द था जीवन, लग गया आ। शब्द था रूप, लग गया मेरे दोस्त अनु। शब्द था प्रति, और लग गया उपकार। शब्द था उपकार और शब्द लग गया क्या? प्रति। अर्थात मैं आप लोगों से कह दूंगा जो अंडरलाइन रेखांकित किए हैं मैंने, इसमें प्रति उपसर्ग आएगा, प्रत्युपकार में प्रति आएगा, इसमें अनु है, इसमें आ है, इसमें यथा है, इसमें यथा है। अब आप देख सकते हो, अब मैं इसका समास विग्रह यदि करूंगा